सभी को नमस्कार और जय माता जी की। गुर्जर विवाद पर चल रही इस सीरीज के 8वें भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और प्रेजेंटेशन के द्वारा आगे चलते हैं। ओके। तो आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे कि पिछले भाग में हमने गुर्जर शब्द स्थान से उसके निवासियों को लगने का साक्ष्य फिर से साझा किया था। उसके बाद पृथ्वीराज रासो और हम्मीर महाकाव्य का मिसयूज करके जो दावे किए गए थे उनका हमने खंडन किया और ये देखा कि कैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की जाति गूजर नहीं राजपूत होने के संकेत मिलते हैं। तो आज का जो पहला क्लेम है उसके लिए एक बार फिर से हम हमारे फेवरेट विद्वान आचार्य जी श्री प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्हीं को सीधा सुनेंगे। चलिए। भरी हुई है ये पृथ्वीराज विजय आप देख रहे हो। ये पृथ्वीराज के जो दरबार के कवि थे जयानक, उन्होंने लिखी थी। जब 1191 में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया तो उस समय पर यह पुस्तक लिखी गई 1191 में। तो इस पुस्तक में भी चालुक्यों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके संबोधित किया गया है और चौहानों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके इस पूरी पुस्तक में संबोधित किया गया है। चालुक्य भी गुर्जरेश्वर कहलाते थे और पृथ्वीराज के जो पिता हैं उनको इसमें समकालीन राइटर लिखता है उसी समय का, वो उनको लिखता है गुर्जर राज। सोमेश्वर को जो पृथ्वीराज के पिता हैं। ओके। तो दावा यह है कि 12वीं सदी पृथ्वीराज चौहान के समय लिखा गया ग्रंथ पृथ्वीराज विजय कहता है कि चौहान और सोलंकी दोनों गुर्जर थे। दूसरा दावा ये कि पृथ्वीराज विजय में यह भी लिखा है कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान गुर्जर थे, उन्हें गुर्जर राज कहा गया है। बड़ी अजीब बात है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुस्तक भी लहराई गई थी सबके सामने, पर शायद पढ़ी किसी ने भी नहीं है। मैं यहाँ खुली चुनौती दे रहा हूँ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तो क्या, सांभर अजमेर के किसी भी चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय में गुर्जर कहा गया है ये कोई भी सिद्ध करके दिखाए। बताइए कौन सा श्लोक है? ऐसा कोई वर्णन पृथ्वीराज विजय में नहीं है, नहीं है, नहीं है। पृथ्वीराज विजय में अजमेर के चौहान राजाओं को केवल सपादलक्ष राज्य का राजा कहा गया है, गुर्जर देश का राजा या गुर्जर नहीं कहा गया। गुर्जर शब्द के जितने भी उल्लेख पृथ्वीराज विजय में हुए हैं ये सभी गुर्जर देश के उस समय के शासकों के लिए हुए, यानी सोलंकियों के लिए हुए। एंड आई कवर ऑल दैट एविडेंस टुडे। पर साथ में कुछ और क्लेम्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, सो आई टेक यू टू देम एज वेल। राइट। अब प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, चंदेल ये सभी वंश गुर्जरों से निकले हैं। ये दावा रिपीट किया गया बार बार और कहा गया कि चौहान गुर्जर थे। ये पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और हम्मीर महाकाव्य से सिद्ध होता है। परमारों के गुर्जर होने के प्रमाण द क्लेम इज कि उस समय की तिलक मंजरी में है। ठीक। अब इसमें से देखिए बहुत सी बातें तो पहले ही डिबंक हो चुकी हैं, मतलब जो हमने अब तक के सेशंस किए हैं, एपिसोड्स किए हैं, उन पर उनमें इस सब पर काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी क्लाइंट्स पर। तो ये जितने भी वंशों के नाम लिए गए इस दावे में, इनमें से अधिकतर प्रतिहारों के सामंत वंश रहे थे, और ये सभी गुर्जर क्यों नहीं थे वंशोत्पत्ति में, इस पर हम पिछले एपिसोड्स में लाइक आई सेड कवर कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ कंक्लूसिव एविडेंस लेंगे एक एक वंश के लिए और थोड़ा अलग तरीके से अब सिद्ध करेंगे कि प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी और चंदेल ये सभी वंश क्यों गुर्जर जाति जनजाति के नहीं थे।
तो इसके लिए मैं अभी इतिहास की गहराई में नहीं आऊंगा, पहले हम सीधे एक सरल सी लॉजिकल रीजनिंग से एक बात समझेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ठीक, तो कल्पना कीजिए कि आप और मैं दो पक्ष हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ किसी ग्रंथ में या पत्र में मेरा उल्लेख हो रहा है, या मान लीजिए कि आपको मुझे वर्बली पुकारना है, यू यू वांट टू एड्रेस मी, ठीक है। तो आप जब मुझे संबोधित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका आधार क्या होगा? द चॉइस ऑफ वर्ड्स। क्या आप संबोधन में उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपकी और मेरी दोनों की पहचान में है, या फिर आप मुझे उन शब्दों से संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे जो आपके और मेरे बीच का अंतर बताते हैं? ठीक है, सवाल आपकी समझ में आ गया? तो ये सवाल मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग अपने आप से पूछें, थोड़ी देर सोचकर खुद को उत्तर दें। ओके, गेट सम वाटर। ओके, अगर आप मुझे मनुष्य या ओ भारतीय है ऐसा कुछ कह के बुलाएंगे, तो इन शब्दों से तो हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट नहीं होता, बिकॉज दोज आर आवर कॉमनैलिटीज। And it's possible that if you call someone in this way in a public place, hundreds of people are going to turn around and look at you. Because the words like manushya, bharati, they would apply to all of them, right? यहाँ तक ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा शब्द जिससे दोनों पक्षों में अंतर आए, जैसे कि मेरा नाम, मेरे नाम से बुला लीजिए। मेरा नाम ना तो आपके नाम से कॉमन होगा और ना ही उस समय पब्लिक में किसी के नाम से कॉमन होगा, मोस्ट लाइकली नॉट। तो ये समस्या हल हो जाएगी। ओके, तो जब भी कोई एक पक्ष दूसरे को एड्रेस करता है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज लाइक दैट ओनली, राइट? इट इज डिफरेंशिएटिंग, and this is absolute basics of logic and how this world works. Okay, it's common sense. तो ये हुआ हमारा बेसिक प्रिंसिपल। अब हम कुछ वास्तविक उदाहरण लेंगे इतिहास से और समझेंगे कि ये चीज कैसे अप्लाई होती है। तो इसके लिए पहला एग्जाम्पल पृथ्वीराज विजय से लेंगे, क्योंकि आचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए पृथ्वीराज विजय को हाथ में लेकर, मैंने अभी कहा था कि पृथ्वीराज विजय में कैसे उल्लेख है, मैं उन पर आऊंगा एक एक करके। सो दिस इज द फर्स्ट वन। ग्रंथ के 10वें और 11वें अध्याय में टुवर्ड द एंड ऑफ 10th एंड बिगिनिंग ऑफ 11th चैप्टर, तो उसमें एक घटनाक्रम आता है कि मोहम्मद गौरी, और इन अदर वर्ड्स शहाबुद्दीन गौरी, उसने भारत के अलग अलग स्थानों पर आक्रमण कर दिया था। अलग अलग इन द सेंस he was having a campaign, and the route through which he went, he kept on destroying the places. तो उसी क्रम में जब उसके आक्रमण से नडोल नाम का एक दुर्ग, when that fort fell, तो वो समाचार पृथ्वीराज के राज दरबार में आता है। और समाचार कैसे आया कि मलेच्छों ने गुर्जरों के नडोल दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। ठीक, यू कैन सी द वर्सेस ऑन स्क्रीन नाउ। उसके कुछ समय बाद एक और समाचार पृथ्वीराज की राजसभा में आया कि गुर्जरों ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया है। ठीक, अब 100% का सवाल, ये गुर्जर कौन है जिनका दुर्ग चला गया और फिर उन्होंने गौरी को हराया? तो चलिए देखते हैं। ये गुर्जर एक थे नडोल पर राज कर रहे केल्हण देव चौहान। ओके, उनके छोटे भाई कीर्तिपाल चौहान। नडोल वैसे खुद एक अलग राज्य था, एक छोटा सा राज्य था, पृथ्वीराज का जो अजमेर वाला राज्य था उससे अलग। और नडोल का जो चौहान राज परिवार था, ये पृथ्वीराज के अजमेर बेस्ड जो फैमिली थी, चौहान परिवार, उससे अलग था। ओके, इट वाज अ डिफरेंट ब्रांच। इनके अलावा थे
आबू के राजा धारावर्ष परमार। ओके। और फिर इन सबको अपने अधीन रखने वाली पाटन के सोलंकी राज्य की राजमाता नायकी देवी। ये सभी लोग थे। इनकी जो संयुक्त सेना है, जो कन्फेडरेशन था, मिलिट्री कन्फेडरेशन, उसको पृथ्वीराज विजय में गुर्जर कहा गया। ठीक। अब तीनों वंशों के इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस हमें उस समय के कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में भी मिल जाती है। सो इट्स एम्पली कोरॉबरेटेड। अब ध्यान दीजिए, पृथ्वीराज विजय में जो गुर्जरों की जीत का वर्णन हो रहा है, वो सब सपादलक्ष राज्य के अंदर, जो राजधानी है अजमेर, वहां के चौहान वंश के यहाँ ये लिखा जा रहा है पृथ्वीराज विजय में। तो उन्हें हम एक बार गुर्जर मान लेते हैं। अजमेर के जो चौहान है, पृथ्वीराज विजय, ऑल ऑफ दोज, क्योंकि यही दावा है ना कि चौहान गुर्जर थे। और जिनका ये वर्णन हो रहा है, यानी नडौल और जालौर के जो चौहान थे, केलहणदेव, कीर्तिपाल, ये सब लोग, आबू के परमार और सोलंकी, इन सबको भी गुर्जर मान लेते हैं। राइट, ये दावा था। तो अब एक बार देखकर बताइए कि जैसा हमने पीछे एक एग्जाम्पल से, अपने प्रिंसिपल से देखा था, क्या यहाँ दोनों पक्षों में, जो जहाँ देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जिनकी बात की जा रही है, दोनों पक्षों में गुर्जर संबोधन से, इस शब्द से क्या अंतर स्पष्ट हो रहा है? द ऑब्जर्विंग एंड द फाइटिंग पार्टी। नाडौल के जो चौहान है और अजमेर के जो चौहान है, दोनों के अलग राज्य हैं, मैंने बताया, पर दोनों ही चौहान है। अगर हम ये मान ले कि चौहान जाति जनजाति से गुर्जर थे, तो फिर गुर्जर शब्द दोनों पर लागू हो जाता है। और उसकी दोनों पक्षों में अंतर करने की क्षमता चली जाती है गुर्जर शब्द की, पर प्रयोग तो हुआ है गुर्जर शब्द का। तो यहाँ गुर्जर शब्द का प्रयोग तभी संभव है जब ये शब्द दोनों पक्षों में, नडौल के और अजमेर के, उनमें अंतर दिखाता हो, और वो अंतर करता है स्थान सूचक होकर। लेट मी शो यू। अब ये मैप देखिए। अगर आप गुर्जर शब्द के भौगोलिक प्रयोग को याद करें, तो मेनली गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के ये इसके कोर एरियाज थे। तो नडौल, माउंट आबू और पाटन का सोलंकी राज्य। I've just circled their main cities in blue here. These are not exact boundaries of any kingdoms. Just to give you a rough estimate. तो ये सभी जो थे, ये गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, इसे तो कोई झुटला नहीं सकता। एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट। जो लोग उल्टी गंगा बहा के इस एरिया का नाम गुर्जर देश किसी गुर्जर जाति से आया मानते हैं, वो भी इन क्षेत्रों के गुर्जर देश में इंक्लूड होने को नकारते नहीं। ठीक है, ये तो सभी मानते हैं। बट सेंट्रल राजस्थान से अजमेर के चौहानों का जो राज्य है, ये गुर्जर भूमि से अलग था। प्रतिहार साम्राज्य मिटने के बाद से ही अलग था। और अजमेर को मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। अब अजमेर के जो चौहान नरेश थे, इन्हें इसी वजह से किसी भी तत्कालीन या निकटकालीन, एनी कंटेम्प्रेरी और नियर कंटेम्प्रेरी सोर्स, ग्रंथ, शिलालेख, कहीं पर भी गुर्जर उपाधियां नहीं दी गई अजमेर के चौहानों को। और अजमेर वाले से अलग जो दक्षिणी राजस्थान का नडौल राज्य था, क्योंकि वो गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र का भाग था, इसलिए नडौल के चौहानों को गुर्जर कहा गया, पर अजमेर के चौहानों को गुर्जर नहीं कहा गया। तो भूगोल से दोनों पक्षों में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया कि एक गुर्जर क्षेत्र का चौहान वंश है, दूसरा अजमेर से राज करता चौहान वंश है, जिसमें पृथ्वीराज भी आते हैं। और अजमेर वाला जो राज्य था, इसका मूल भौगोलिक क्षेत्र सेंट्रल राजस्थान, इसे सपादलक्ष कहा जाता था, गुर्जर नहीं। तो ये हम, जहाँ तक मुझे याद है, पहले भी एक बार देख चुके हैं, बट एनीवे। तो सपादलक्ष में, सपाद का अर्थ होता है सवा, संस्कृत का शब्द है। लक्ष्य हुआ लाख, तो सपादलक्ष हुआ 1.25 लाख गांव का क्षेत्र। तो 1.25 लाख गांव का अगर कोई राज्य है, उसे सपादलक्ष कहा है।
और ये जो शब्द था भाषा के थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ये सपादलक्ष नाम आगे भी सदियों तक काम में आता रहा। 17th सेंचुरी में जब मुर्नोत नैन्सी की ख्यात लिखी गई तो वहां तक इसे सवालख कहा गया। ठीक है, a bit of change in the language but same area has been identified again as सपादलक्ष और सवालख। तो अब इसीलिए अजमेर वाली शाखा के राजाओं को भौगोलिक उपाधि गुर्जर नहीं बल्कि सपादलक्षेश्वर की मिलती है, कि वो सपादलक्ष क्षेत्र के राजा हैं, गुर्जर क्षेत्र के नहीं। जैसे नडौल वाले गुर्जर क्षेत्र के हैं वैसे वो सपादलक्ष क्षेत्र के। सबसे मजे की बात, नडौल के चौहान वैसे तो एक अलग राज्य थे, ठीक है, पर जो उनकी चौहान शाखा है वो निकली कहाँ से? 970 एडी में सांभर अजमेर के जो चौहान थे उन्हीं से ये नडौल की शाखा निकली थी। ठीक है, लगभग 200 साल पहले, पृथ्वीराज चौहान से 200 साल पहले। अब सोचने की बात है, अगर अजमेर के चौहान ही गुर्जर जाति के नहीं थे तो उन्हीं में से निकले नाडौल के चौहान गुर्जर जाति के कैसे हो सकते हैं इतने से अंतराल में? एंड लाइक ऑल अदर्स these guys were Gurjar only by geography, not by ancestry. नडौल के चौहानों की तरह आप फिर आबू के परमारों को देख लीजिए, पाटन के सोलंकियों को देखिए, उनके भी गुर्जर होने का दावा किया जाता है। उनका राज्य भी गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र में था और इन सब राज्यों की, तीनों राज्यों की संयुक्त सेना जो थी, जो गौरी से भिड़ी, उसे इसीलिए फिर गुर्जर कहा गया। गुर्जर सेना या गुर्जरों को का दुर्ग चला गया या गुर्जरों ने गौरी को हरा दिया। बिकॉज दिस मिक्स्ड अप कन्फेडरेशन बिलोंग टू द रीजन कॉल्ड गुर्जर देश। अब इसी सिद्धांत से चलते हुए, इन लाइट ऑफ द सेम प्रिंसिपल, हम आगे कुछ और साक्ष्य देख लेते हैं, कपल ऑफ क्लेम्स टू डीबंक, क्योंकि बहुत से वंशों को जबरदस्ती गुर्जर बनाने की कोशिश हुई है। सबसे पहले हम चावड़ा वंश की बात करते हैं। क्या चावड़ा लोग गुर्जर जाति के हैं? उन पर भी दावा होता है। लेट्स सी। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, 8वीं सदी में अरबों के कई आक्रमण हुए भारत पर। आई थिंक मेनी ऑफ यू नो दैट। द डेकेड्स ऑफ 720s एंड 730s AD, उस समय बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए थे। तो इसी समय लाट देश, विच इज ईस्टर्न एंड सदर्न गुजरात, और नर्मदा से नीचे महाराष्ट्र का एक भाग, इस पूरे एरिया पर चालुक्यों का शासन था, या तो सीधे या सामंतों के द्वारा। तो लाट में ही भरूच से नीचे एक एरिया आता है नवसरी। तो नवसरी के लोकल एक चालुक्य रूलर थे जिनका नाम था पुलिकेशन, अवनी जनाश्रय उनकी उपाधि थी। पुलिकेशन के नेतृत्व में जब एक भारतीय सेना ने अरबों को हराया कंक्लूसिवली, दे वर डिफीटेड थरोली, उसके कुछ समय बाद 739 AD में नवसरी में एक शिलालेख आता है। तो उस शिलालेख में अरबों को हराने के ऊपर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, पर उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि अरबों के नवसरी पहुंचने से पहले उन्होंने, क्योंकि नवसरी में तो हरा दिया गया उनको, तो नवसरी पहुंचने से पहले कौन कौन से क्षेत्र नष्ट किए या किस किस को जीता, उनके नाम आते हैं कि हमसे हारने से पहले ये लोग सो एंड सो इतने लोगों को डिस्ट्रॉय या डिफीट कर चुके थे। सो दैट लिस्ट गोज एज, इफ यू नोटिस, सेंधव, ये सिंध के लोगों को बोला है। कच्छेल, कच्छ एरिया के लोगों को बोला है। आपको याद हो तो हम जो प्राचीन काल के पाणिनि और मिडीवल टाइम के आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथों में जगह जगह हमने देखा कई एग्जाम्पल्स से कि कैसे देशों से लोगों को जाना जाता था, और वहां भी यही इसी तरह के नाम आए थे, सैंधव, कच्छेल जैसे उदाहरण आए थे। So you can revisit the previous episodes and take a look again if you'd like. Moving on with the list. बाकी के नाम है सौराष्ट्र, चावोटक, मौर्य, गुर्जर। अब मैंने ये उदाहरण क्यों लिया? 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए जो अलग अलग इस सूची में आए हैं।
in the list. चावोटक और गुर्जर. The question was, क्या चावड़ा लोग गुर्जर हैं? चावड़ा अगर गुर्जर होते तो उन्हें गुर्जर शब्द से अलग चावोटक शब्द से यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. और इस समय जो प्रतिहारों का उभार हुआ, उस कारण से गुर्जर देश में कहीं भी चावड़ों का शासन नहीं बचा था. They slowly and gradually they were pushed out by Pratihars. Basically, if you see, roughly a decade before this, the last of their rulers were pushed out of Gurjar Desh. We'll come to that soon. So later on, the Chavdas they made a comeback into Gurjar Desh in form of Vanaraj Chavda, who had set up in Patan. ठीक है. So Chavdas done. अब प्रतिहारों की बात करते हैं. Again, we'll use the same principle जो हमने शुरू में एक अपना प्रिंसिपल लेके हम चले थे. 795 AD गल्लक शिलालेख. अब इसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसका एक रफ एस्टिमेट मिलता है सिर्फ समवेयर फ्रॉम सदर्न पंजाब और हरियाणा. ये उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी शिलालेख की. तो 795 AD में वत्सराज प्रतिहारों के राजा थे. इनके गल्लक नाम के एक सामंत थे और गल्लक ने माँ चंडी के एक मंदिर का निर्माण करवाया. तो उसी की सूचना देता ही शिलालेख है. तो इस शिलालेख में जो भौगोलिक क्षेत्रों से पहचान करते हुए बताया गया है कि उस समय के जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उन्होंने कौन कौन से भारतीय राज्यों या राजाओं पर जीत प्राप्त की. तो आपको शब्द दिख रहे होंगे कर्नाट, लाटे है यानी कर्नाट और लाट क्षेत्र के राजा. ये राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव की बात हो रही है. बट इफ यू नोटिस, यहाँ राष्ट्रकूट वंश का नाम न लेकर उनके क्षेत्र का नाम लिया गया है, कर्नाट. फिर शब्द आते हैं गौड़ाधिपस्य गौड़नाथम, यानी गौड़ क्षेत्र का राजा. अब ये गौड़ राजा कौन है? ये है पाल वंश के धर्मपाल, जिनके वंश का नाम पाल है और कुछ स्थानों पर भटादी वंश भी आता है. बट उनको भी यहाँ वंश या जाति के नाम से नहीं, उनके राज्य भौगोलिक क्षेत्र यानी गौड़ देश से पहचाना गया है. फिर इसके अलावा दक्षिण पथ है और कश्मीर के जो करकोट वंशी राजा जयापीड़ हैं, उन पर वत्सराज की जीत बताई गई है. ठीक है. अब इसके नीचे की ओर एक और श्लोक है. वहां प्रतिहार राजवंश के पूर्वजों के बारे में शिलालेख बात करता है. एंड इट सेज कि प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, द एंसेस्टर ऑफ करंट किंग वत्सराज. सो प्रतिहार नागभट्ट द फर्स्ट, उन्होंने दुर्जय गुर्जरों पर विजय प्राप्त की. दुर्जय मीन्स वन हु इज टफ टू कॉन्कर, मीनिंग नागभट्ट प्रतिहार डिफीटेड द गुर्जर्स. एंड नेचुरली इसके बाद ही नागभट्ट प्रतिहार गुर्जर देश के उस दक्षिणी भाग पर वो स्थापित हो पाए थे, जहां से फिर उन्होंने एक्सपैंड किया कन्नौज की तरफ. तो ये हुआ है 8वीं सदी के शुरू में, 720 से 730 AD के बीच में, बेस्ड ऑन द जीनियोलॉजी एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. ठीक है. सो कमिंग बैक टू आवर प्रिंसिपल, अगर नागभट्ट प्रतिहार स्वयं जाति से गुर्जर थे, तो फिर जब किसी दूसरे पक्ष को हरा रहे हैं और वो हारने वाले लोग भी जाति से गुर्जर हैं, तो प्रतिहारों ने उन्हें केवल गुर्जर कहकर क्यों आइडेंटिफाई किया? अब इस संबोधन से दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं मिलता. और शिलालेखों में क्या होता है, जहाँ पर बहुत सीमित शब्दों में महत्वपूर्ण बातें कहनी होती है, वहां ऐसी गलतियां नहीं की जाती. और ये गलती है भी नहीं. जैसे ही हम गुर्जर शब्द का सही अर्थ लगाते हैं, यानी कि ज्योग्राफिक कॉनोटेशन, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. कैसे? वो ऐसे कि नागभट्ट प्रतिहार के समय शुरू में उनका शासन गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं था. बिकॉज गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र पर तब उससे पहले के समय उत्तर में मंडौर के प्रतिहार थे और दक्षिण में भीनमाल या उसके आसपास कहीं किसी स्थान से चावड़ा राज कर रहे थे.
तो नागभट्ट ने जिन दुर्जय गुर्जरों को गुर्जर देश से बाहर निकाला और फिर दक्षिणी राजस्थान में उनके होने की सूचना मिलती है, तो वो दुर्जय गुर्जर चावड़ा थे। फिर इसके कुछ समय बाद जब अरबों के हमले आ जाते हैं इस बात के 10-15 सालों में, और उसके बाद वो नवसरी शिलालेख आया जिसे हमने अभी देखा था, तो वहां चावड़ों को गुर्जर देश से अलग गिना गया, बिकॉज नाउ देव बीन किक्ड आउट ऑफ गुर्जर देश। अच्छा, नागभट्ट जो थे ना तो वो चावड़ा थे, ना ही वो प्रतिहारों की मंडोर शाखा के थे। ठीक है, उनका नाम आप मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली देखते हैं उसमें नहीं आता है। सो Nagbhatta was originally not in Gurjar Desh. He came in from elsewhere and conquered Gurjar Desh from Chavdas. Chavdas, who were the incumbent power in Gurjar Desh at that time. So Chavdas were obviously known as Gurjars at that time. और एक पिछले एपिसोड में मैंने आई थिंक ये जो पूरा ट्रांजिशन था, ट्रांजिटिव फेज बिटवीन चावड़ाज एंड प्रतिहार्स की, कैसे कौन एक दूसरे पे हावी हुआ, इसको हमने कवर किया है। अच्छा, अब इस एविडेंस पर, गल्लक इंस्क्रिप्शन की एविडेंस पर बचाव के लिए क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है कि अमेरिकी लोग ब्रिटिश लोगों के वंशज हैं, पर दोनों पक्ष आपस में लड़े, और इसलिए ये नहीं कह सकते कि अमेरिकी और ब्रिटिश लोग अलग अलग मूल के हैं। सिली आर्गुमेंट। पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश शब्द का कॉनोटेशन किसी एक वंश जाति जनजाति का है ही नहीं, ये एक स्थान सूचक नाम है। तो जब आप ब्रिटेन कहते हैं, कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं? वहां 6-7 जनजातियां थी, जूट्स, सैक्सन्स, फ्रिसियंस और आंग्ल आंग्ल जनजाति, जिसके नाम से वो देश इंग्लैंड कहलाया, राइट, इंग्लैंड भी कहलाया। तो आंग्ल जनजाति वो 6-7 जनजातियों में से एक जनजाति थी। नंबर 2, ये आपसे किसने कह दिया कि अमेरिकी लोगों की उत्पत्ति केवल ब्रिटेन या वहां की किसी एक जाति जनजाति से है? अमेरिकी समाज का एक बड़ा भाग मूल रूप से पूरे यूरोप से आता है, जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, स्विस, इटली और स्कॉटिश मूल के लोग हैं। सो ना तो अमेरिकी लोग केवल एक जाति जनजाति के थे, ना ही ब्रिटिश लोग सिर्फ एक जाति जनजाति के थे। तो इस सिनेरियो की तुलना गुर्जर शब्द और नागभट्ट से कर देना, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली नादानी है। और ये जो इंपीरियल प्रतिहार्स वाली ब्रांच है, जो जो राजस्थान से एक्सपैंड करके कन्नौज में जिसकी राजधानी बनी, इंक्लूडिंग एम्परर मिहिर भोज, वो इसी लाइन से थे। ठीक है, तो ये जो लाइन है, सम लास्ट वर्ड्स ऑन देम। राजाओं के द्वारा अपनी जातियां लिखने का चलन नहीं था, ये हम जानते हैं, मैं पीछे भी कई बार बता चुका हूं। अगर फिर भी मान लेते हैं कि ऐसा उल्लेख हो सकता है, तो ऐसे में कन्नौज की जिस शाखा ने प्रतिहार साम्राज्य खड़ा किया, वो प्रतिहार अगर जाति से गुर्जर होते तो खुद अपने शिलालेखों में लिखवाते कि हम गुर्जर हैं। कन्नौज की शाखा के एक भी शिलालेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सी, वंश जाति वगैरह जो होती है, ये आपकी अपनी पहचान की चीजें होती है। दुनिया कहे उससे पहले व्यक्ति खुद घोषणा करता है कि मैं फला फला हूँ, दैट आई एम सो एंड सो, राइट। बट it is only others who have identified this particular Pratihar branch with the word Gurjar. What does that tell you? That whichever way you look at it, Pratihars were not Gurjar by ancestry, they were Gurjar by geography. That's all. Moving on. अब प्रतिहारों के बाद सोलंकी और चौहानों का विषय एक बार फिर से लेते हैं, because we have to be very very thorough in demolishing the claims. तो आचार्य जी ने जब पृथ्वीराज विजय को लहराते हुए कहा था कि इसमें पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को गुर्जर राज लिखा है, and I had said before that no Chauhan king of Ajmer has been called Gurjar anywhere. तो अब मैं बताता हूँ कि पृथ्वीराज विजय के कौन से श्लोक का उल्टा पुल्टा अर्थ मानकर
सोमेश्वर पर ऐसा दावा किया गया है। बिट ऑफ बैकग्राउंड बिफोर दैट। फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी एडी, अजमेर से संचालित चौहानों के सपादलक्ष राज्य के राजा इस समय हैं पृथ्वीराज के दादाजी अर्णोराज चौहान। अब यहाँ पृथ्वीराज विजय से कुछ श्लोक दिए गए हैं टुवर्ड द लेफ्ट। इन श्लोकों में राजा अर्णोराज चौहान की दोनों पत्नियों की चर्चा हो रही है, बोथ द क्वींस। और जयानक जी ग्रंथ के कवि लेखक वो बताते हैं कि अर्णोराज की दोनों पत्नियां कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों से, फ्रॉम विच एरियाज, कौन से एरिया से थी। तो एक पत्नी को वो मरुभूमि से आई बताते हैं, ठीक है, दैट्स इन द फर्स्ट लाइन। और दूसरी पत्नी गुर्जर भूमि से। तो यहाँ गुर्जर जो है एक जोग्राफिकल एरिया को कहा है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे एरिया को मरुभूमि कहा है। नाउ वी ऑल नो मरु मीन्स डेजर्ट, राइट, रेगिस्तान को बोलते हैं। तो मरुदेश मतलब बेसिकली पश्चिमी राजस्थान का जो थार रेगिस्तान वाला, थार डेजर्ट वाला रीजन है, रफली उस एरिया की बात हुई है। सो दी क्वीन फ्रॉम देयर, उनका नाम पृथ्वीराज विजय में दूसरी जगह पे बताया गया है, सुधवा। और सुधवा was the mother of Vigraharaja Chauhan IV. That he was another great king. Anyway, और जहाँ तक गुर्जर देश से आई पत्नी का प्रश्न है, ये थी पाटन के सोलंकी राज्य की राजकुमारी कांचन देवी, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ जय सिंह सिद्धराज सोलंकी, जो उस समय पाटन के सोलंकी राज्य के राजा थे। इन अदर वर्ड्स, गुर्जर देश के राजा थे। तो जयसिंह को पृथ्वीराज विजय में, जैन ग्रंथों में और कई शिलालेखों में भी गुर्जर राज कहा गया है, ठीक है। सो लेट मी फ्लिप टू दैट। अब ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, दिस वन टेल्स अस फर्दर ऑन दी वेडिंग एंड सोमेश्वर्स बर्थ फ्रॉम दैट वेडिंग, द वेडिंग ऑफ अर्णराज एंड कांचन देवी, द सोलंकी प्रिंसेस। सो इट सेज गुर्जरेंद्र जयसिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अजमेर के राजा अर्णोराज चौहान से किया और इस विवाह से सोमेश्वर चौहान का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये विवाह जैन ग्रंथों में भी वर्णित है, तो इट्स प्रॉपर्ली कोरॉबरेटेड, ओके। अब आगे ग्रंथ क्या कहता है, टुवर्ड द बॉटम ऑन योर राइट। सो ये बताता है कि जब सोमेश्वर का जन्म हुआ था, तो typically what happens is that the royal astrologers, they are called up and वो फिर कुछ भविष्यवाणियां वगैरह करते थे। तो उन्होंने कहा ज्योतिषियों ने सोमेश्वर के जन्म पे कि सोमेश्वर के पुत्र के रूप में, द सन ऑफ सोमेश्वर, किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से श्री राम का अवतार आएगा। दैट्स व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, ये अकॉर्डिंग टू दिस वर्सेस, सोमेश्वर के पुत्र के रूप में, ठीक है। अब ये सब पता चलने के बाद, जब सोमेश्वर छोटे बच्चे, ही वॉज एन इन्फेंट, उसी समय उनके नाना यानी गुर्जर राज जयसिंह सोलंकी, वो सोमेश्वर को यानी अपने दोहिते को, अपने नाती को अपने साथ पाटन लेकर आ गए, probably to protect him or something like that. By the way, जयसिंह सोलंकी की अपनी कोई संतान नहीं थी, संतान से मेरा मतलब पुत्र नहीं था, बेटी तो थी कांचन देवी, उनका अपना कोई बेटा नहीं था। तो दिस कुड बी एक्चुअली द मोर रियलिस्टिक रीजन कि वो व्हाई ही ब्रॉट सोमेश्वर, बट एनीवेज मूविंग ऑन। अब कुछ समय बाद गुर्जर देश का राज सिंहासन जय सिंह सोलंकी से कुमारपाल सोलंकी को गया। आई एम कमिंग फॉरवर्ड इन दी नैरेटिव, जैसा जैसा वर्सेस में फ्लो आ रहा है उस हिसाब से। तो उस समय का वर्णन फिर पृथ्वीराज विजय में आता है कि ये गुर्जर देश का राज सिंहासन जयसिंह से कुमारपाल को गया, तब की बात है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो पृथ्वीराज विजय का जो मूल श्लोक है वो, और उसके नीचे एक जो कमेंट्री चलती है, ये 15th सेंचुरी में एक कमेंट्री लिखी गई थी इस ग्रंथ के ऊपर, उसकी लाइन्स है, ठीक है। सो अबव यू हैव द ओरिजिनल lines of the text and down below you have the commentary lines. Okay, so notice the word Gurjar Raj in the first line, ठीक है। यही वो श्लोक है जिसे लेकर आचार्य जी ने
ये गलत दावा किया कि सोमेश्वर को गुर्जर राज कहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स रीड द वर्सेस। सो द ओरिजिनल इज अथ गुर्जर राजम ऊर्जितानां मुकुटालंकरणं कुमारपालः अधिगत्यम सुतासुतम तदीयम परिरक्षन् भवत यथार्थ नामा। ठीक। एंड द कमेंट्री बिलो इज तेजस्विनां चूड़ारत्नम गुर्जरेन्द्रम तदीयम दौहित्रम प्राप्य रक्षन् कुमारपालस् सत्यार्थ नामा भूत। कुमारो प्राप्त राज्यो राजपुत्र सोमेश्वरस्तस्य पालनान्नाम सार्थकम कुमारपालस्तदीयो भ्रातृपुत्रः। अब इनका अर्थ, कुमारपाल सोलंकी ने जो बलशाली गुर्जर राजम उर्जिता नाम के उनके मुकुट की मणि के समान था, मुकुटालंकरणम, गुर्जर राज के ऐसे सुतासुत यानी दोहिते राजपुत्र सोमेश्वर को अपने संरक्षण में ले लिया। किसने? कुमारपाल सोलंकी ने। और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगा। ठीक है। और बच्चे का यानी सोमेश्वर का अच्छे से पालन पोषण करने के कारण कुमारपाल ने अपने नाम को सार्थक किया। एक कुमार का पालन किया, तो कवि कह रहे हैं कि उसने अपने नाम को सार्थक किया। सो ही ट्रूली लिव्ड अप टू हिज नेम, पालनान नाम सार्थकम। और वो कुमारपाल गुर्जर राज का भतीजा था, भ्रातृपुत्र। दैट्स ऑल्सो हिस्टोरिकल फैक्ट, वो आपको जैन टेक्स्ट में भी मिल जाएगा। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। अब ध्यान दीजिए घटनाक्रम कब का है? जय सिंह सिद्धराज के रिटायरमेंट टाइम का। पावर ट्रांजिशन हो रहा है ना, जय सिंह से कुमारपाल को राज मिल रहा है, मीनिंग 1142 ईस्वी की बात हो रही है। अब इस समय सोमेश्वर एक छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के। ठीक है। गुर्जर देश के राजा, इन अदर वर्ड्स गुर्जर राज, पहले जयसिंह सिद्धराज सोलंकी थे और उनके बाद बने राजा कुमारपाल सोलंकी। ठीक है। तो इस श्लोक में कहीं ये नहीं लिखा कि सोमेश्वर चौहान गुर्जर राज है। सोमेश्वर को यहाँ राजपुत्र कहा गया है। एंड एक्चुअली मतलब मेरे हिसाब से यू डोंट इवन नीड टू ट्रांसलेट द वर्सेस। I mean, you can always approach any Sanskrit scholar and get them to translate the verses. By all means, please do that. But if your objective is only to find out whether Someshwar can be called Gurjar Raj or not, then you don't need Sanskrit for that. It just takes some common sense and a bit of history knowledge. उतने से आपको समझ आ जाएगा कि सपादलक्ष राज्य के नन्हे से बालक सोमेश्वर उस समय अपने नाना और मामा के गुर्जर देश के राजा नहीं कहलवा सकते थे। वो उपाधियां उनके नाना और मामा के लिए थी, जो अपने राज्य गुर्जर देश में उस बालक सोमेश्वर को पाल पोस रहे थे। गुर्जर देश तो क्या, 4 साल के सोमेश्वर उस समय किसी भी देश के राजा नहीं थे। सो दैट्स अबाउट द मिथ ऑफ सोमेश्वर चौहान बीइंग गुर्जर राज। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू सोलंकीज। 13वीं सदी में सोलंकियों से वाघेलों को पावर ट्रांजिशन हो रहा था। उस समय राजकवि सोमेश्वर थे। दिस इज नॉट सोमेश्वर चौहान बट अ पोएट सोमेश्वर ऑफ 13th सेंचुरी। उन्होंने कीर्ति कौमुदी नाम का एक काव्य लिखा। तो उसमें सोलंकियों का विस्तृत इतिहास लिखा है, प्रॉपर थॉरो जीनियोलॉजी सब कुछ। तो पूरा ग्रंथ गुर्जर देश जैसे शब्दों से भरा पड़ा है इसमें। और सुरथोत्सव में 13वीं सदी के जो बाकी ग्रंथ हैं, हम्मीर मदमर्दनम, इसमें बहुत सी जगह है, बट एनीवेज आई विल नॉट गो देयर। तो कहीं भी इस ग्रंथ में ये वर्णन नहीं आया कि सोलंकी उत्पत्ति से गुर्जर थे या उनके बाद वहां राज करने वाले वाघेल वंश के लोग गुर्जर थे। ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पर। कीर्ति कौमुदी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उत्तर भारत के अलग अलग स्थानों का भूगोल का वर्णन होता है पूरा। ठीक है। और उसके बाद में आता है सेकंड चैप्टर, नरेंद्र वंश वर्णनम, यानी राजाओं के वंश का वर्णन करता अध्याय। नाउ द कॉन्टेक्स्ट इज अगेन एंसेस्ट्री एंड जीनियोलॉजी, करेक्ट? तो इस
अध्याय का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है चालुक्य वंश वर्णन. Chalukya is different from Chalukya. I hope you understand that. It's a bit confusing, I agree. But Chalukya means Solanki, ठीक है, same as Solanki. और फिर उसके बाद में वाघेल राजा जो आए वीर धवल, उनके वंश का उल्लेख होता है. So anyways, तो जब सोलंकी या चालुक्य वंश की बात की गई तो उस समय क्या कहा गया उसके अंश आपकी स्क्रीन पर है. सो इफ यू लुक, कैसे भौगोलिक क्षेत्रों से फिर से लोगों को पहचाना गया है. लाट देश के राजा को क्या बोला है? लाटेश्वर. कच्छ के राजा को कच्छ भूपालम. वल्लभी नगरी के राजा को वल्लभ राजा. मालवा के राजा को मालवेश. और इसी तरह से एट द टॉप गुर्जर देश के सोलंकी राजा को गुर्जरेश्वर कहा गया. ओके, नाउ ओवर टू योर राइट. ये देखिए, ये 13वीं सदी का जो अभी मैंने नाम लिया था एक और ग्रंथ है सुरथोत्सव. उसमें अजमेर के राजा अर्णोराज चौहान को सपादलक्ष नृपति कहा गया. राइट, मैंने बताया था कि राज्य का नाम सपादलक्ष था बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिक कॉनोटेशन. तो अच्छा, अजमेर के चौहान राजाओं का राज्य उस समय बीकानेर तक भी था. जो आज हम राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, वहां तक उनका एक्सपेंस था. तो उस एरिया को तब बीकानेर नहीं कहा जाता था. दैट टाइम इट वाज नोन एज जांगल देश. ठीक है, तो इसीलिए कीर्ति कौमुदी के दूसरे चैप्टर में राजा अर्णोराज चौहान को जांगल क्षोणिपाल की उपाधि मिलती है. लेट मी शो यू दैट. राइट, सो एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड यू कैन सी. अब इससे all of this proves that Solankis and Chauhans, they were both known by their respective geographies. ठीक है. अच्छा, और किसको गुजर बनाया? चंदेलों को. तो दावा किया गया है कि चंदेल गुजरों में से निकले हैं. अब जितने भी चंदेल सुन रहे होंगे तो गुस्से में होंगे, बट दीज आर नॉट माई वर्ड्स. ओके, एनीवे, 10वीं सदी मध्य में जब गुर्जर देश से जो प्रतिहारों का साम्राज्य था जो पूरा उनका, वो डामाडोल होना शुरू हुआ था. मिड ऑफ 10th सेंचुरी, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यू कैन से, कैची फ्रेज. तब मौका देख के सबसे पहले स्वतंत्र हुए उनके सामंतों में, उनके वसाल्स में थे राजा यशोवर्मन चंदेल इन कालिंजर एमपी. बाय द वे, ये यशोवर्मन वो कन्नौज वाला यशोवर्मन नहीं है जो अरबों के समय थे. दैट वाज अ डिफरेंट किंग. डोंट कंफ्यूज हिम विद दैट किंग. ओके, सो 954 एडी खजुराहो में यशोवर्मन चंदेल के समय उनका एक शिलालेख इंस्क्राइब होता है. और इसमें यशोवर्मन का जो विजय अभियान है, अगेन बोस्टिंग कि हमने कहाँ कहाँ पे किस किस को हराया, तो यशोवर्मन को उपमाएं देते हुए एज पोएटिक एलिगरीज, इट्स सेइंग ऑन यशोवर्मन. गौड़ों को काटने वाली तलवार, ओके, कौशलों को निर्धन बनाने वाला, कश्मीरियों को मारने और मिथिलों को शिथिल करने वाला, वीकनिंग देम बेसिकली, मालवों का काल, चेदियों को लज्जित करने वाला. ठीक, तो अब पढ़ते ही आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि ये सब भौगोलिक क्षेत्रों के नाम हैं. गौड़ देश, कश्मीर, मिथिला, मालवा, चेदी, और उन नामों से लोगों को यहाँ जाना गया. इन सब के बाद जो थर्ड लाइन है उसमें यशोवर्मन चंदेल को एक और उपमा दी गई है, मरुत संज्वरो गुर्जराणाम, गुर्जरों के लिए मृत्यु की अग्नि जैसा. अब ये गुर्जर कौन हुए? ये बात हुई है प्रतिहारों की. प्रतिहारों की बात हुई है. उस समय गुर्जर देश के प्रतिहारी थे करता धरता, दैट्स ऑब्वियस. पर अब मुझे ये बताइए, अगर चंदेल खुद भी किसी गुर्जर जाति के हैं और प्रतिहार भी गुर्जर हैं, तो चंदेल लोग प्रतिहारों को केवल गुर्जर कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? आई एम कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल. फिर वही बात आ जाती है कि ऐसे संबोधन से दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं रह जाता. ये भी गुजर, वो भी गुजर, एक ने दूसरे को एड्रेस किया, शब्द आया केवल गुजर. और सिर्फ एड्रेस भी नहीं किया ना,
चंदेल अगर खुद भी गुर्जर है तो वो क्यों कह रहे हैं कि हम तो गुर्जरों के लिए जानलेवा बुखार है? इस तरह की व्याख्या मजाक नहीं तो और क्या है, बताइए। ना ये अर्थपूर्ण है, ना ही तर्कसंगत है। अब शिलालेख लिखवाने वाले इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते ना, तो करेक्टली इंटरप्रेट करने पर अंतर आता है। दोनों पक्षों में गुर्जर शब्द से अंतर आता है। गुर्जर क्योंकि एक राज्य भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर उस समय प्रतिहारों का शासन था। चंदेलों का राज्य कालिंजर मंडल, जेजाक भुक्ति, इन सब नामों से जाना गया, गुर्जर देश नाम से नहीं। सो गुर्जर कह देने से दोनों पक्षों में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कालिंजर मंडल के चंदेलों के शिलालेख में गुर्जर देश नाम के राज्य से टकराव की बात की गई है। हो गया, ये हो गई बात चंदेलों की। अब मैं परमारों पर आ जाता हूँ। मालवा के एक राजा थे उदयादित्य परमार, सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी। तो उनके पुत्र थे जगत देव परमार, जो कि उदयादित्य परमार के बाद मालवा के राजा बने। इनका नॉर्दर्न तेलंगाना जैनाड से एक ग्रांट में उल्लेख होता है, दान पत्र था, which is dated around the end of 11th century AD। और उन्हीं सालों में, आई थिंक 994 टू 1100 AD, उन वर्षों में जगत देव परमार ने माउंट आबू के आसपास एक युद्ध में भाग लिया। ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन अ बैटल जिसमें सामने से लड़ रहे गुर्जर योद्धाओं को नष्ट करने की बात इस जनार्दन पत्र में लिखी है। अब ये गुर्जर योद्धा कौन थे? ये थे गुर्जर देश यानी सोलंकी राज्य के सैनिक। और उस समय जो इनके राजा थे कर्ण सोलंकी, उन्हें भी ये दान पत्र आगे आइडेंटिफाई करता है कि राजा कर्ण को हरा दिया गया। आई हैव अंडरलाइन दैट पार्ट। सो अब ये परमार जिनसे लड़े, अपने उन दुश्मनों के लिए बोस्ट करते हुए कहते हैं इस दान पत्र में कि अब भी दिन रात आबू के पहाड़ों में गुर्जर योद्धाओं की पत्नियां आंसू बहा रही हैं। क्रंदत गुर्जर वीर वर्ग वनिता, इन द सेकंड एंड थर्ड लाइंस। तो परमार तो शान से अपने शिलालेखों में लिखवा रहे हैं कि कैसे उन्होंने गुर्जर योद्धाओं को हराया, और अब भी आबू के पहाड़ों में उन गुर्जर योद्धाओं की पत्नियों के आंसू नहीं रुक रहे। परमार किस दुनिया में गुर्जर हो गए? जो लोग मतलब थोक के भाव सबको ये भी गुजर वो भी गुजर करने में लगे हैं। आपने प्रतिहारों पर तो दावा किया सो किया, साथ में ये 5-6 और वंशों को लपेट कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेट्स reinforce this with more evidence to make it conclusive। चलिए, 1059 AD का ये शिलालेख है विख्यात परमार राजा भोज के उत्तराधिकारी राजा जयसिंह का। जयसिंह परमार ये मिला है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बांसवाड़ा के पास से। पानाहेड़ा का एक मंदिर है, मंडलेश्वर महादेव मंदिर, नॉट रियली श्योर इफ इट्स स्टिल देयर। तो इट्स क्लोज टू दी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मॉडर्न गुजरात। तो ये शिलालेख क्या कहता है कि राजा भोज परमार के सत्यराज नाम के किसी सामंत की लीडरशिप में परमारों की सेना ने गुर्जरों से युद्ध किया, और उस युद्ध के बाद सत्यराज ने राजा भोज से बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, which means obviously he was victorious in the battle against गुर्जर्स। तो यहाँ भी वही स्थिति परमार गुर्जरों से लड़ रहे हैं, गुर्जरों को हराने वाले इन लोगों को मालवा के राजा भोज परमार खुशी खुशी भर भर के पुरस्कार दे रहे हैं। एंड अगेन इफ यू वर टू इमेजिन कि परमार भी गुजरी थे, तो एक राज्य की गुर्जर सेना दूसरे राज्य की गुर्जर सेना से लड़ रही है और सामने वालों को केवल गुर्जर कह के आइडेंटिफाई करती है। अगेन नो फैक्टर टू डिफरेंशिएट। तो ये सब चीजें ना सिर्फ वो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी बॉलीवुड फिल्में होती है ना, वैधानिक चेतावनी भी आती है कि इसका वास्तविक जीवन या घटनाओं से कोई संबंध नहीं है।
It's the same thing. Okay. Next evidence on Parmars as well as this topic comes from पृथ्वीराज विजय. अब पृथ्वीराज विजय के ये जो श्लोक हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं in context of something else. So I'm just covering them again from a different angle to answer a different question here. ठीक है. तो अब इन श्लोकों के अनुसार क्या हुआ कि 11वीं सदी के परमार शासक मालवराज उदयादित्य, इनको चौहान राजा विग्रहराज द थर्ड से, अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज द थर्ड से एक विशेष अश्व मिलता है, स्पेशल हॉर्स, जिसके बल पे उदयादित्य परमार ने तब के सोलंकी शासक गुर्जर राज कर्णदेव को हरा दिया. दैट्स व्हाट इज रिटन इन दीज वर्सेस. अब सोचकर देखिए कि सोलंकी और परमार दोनों ही जाति से गुर्जर थे, तो फिर से एक ही श्लोक में एक शासक को गुर्जर और दूसरे को मालव कहा गया. क्यों? सेकेंड लाइन फ्रॉम बॉटम. एंड इफ यू आर नॉट बायस्ड, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. परमारों का अधिकार मालवा क्षेत्र पर था, सोलंकियों का गुर्जर क्षेत्र पर. दोनों राजाओं को उनके राज्य के अनुसार स्थान सूचक उपाधियां दी गई हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसका मतलब परमार जाति जनजाति से गुर्जर नहीं थे. हो गया. अब मैं दूसरी ओर चलता हूँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ज्ञानी आचार्यों का एक दावा ये भी था कि परमारों के गुर्जर होने के प्रमाण तत्कालीन तिलक मंजरी में है. अच्छा, तिलक मंजरी नाम का ग्रंथ 11वीं सदी के फर्स्ट हाफ में लिखा गया. तो पहले मैं आपको तिलक मंजरी से वो श्लोक दिखा देता हूँ जिसे लेकर यह दावा होता है. ओके. अब वर्सेस आपके सामने हैं. इन श्लोकों में भी जातियों की नहीं, सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की बात की गई है, और वंश भी सिर्फ एक आया है, परमार वंश. इट्स इन द 6th लाइन आई थिंक. या तो यहाँ पे वंश शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया कि परमार नाम के वंश की बात हो रही है. अच्छा, भौगोलिक क्षेत्र आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे अंडरलाइन. अर्बुद है माउंट आबू का एरिया, फिर हिमाचल आता है, फिर से अर्बुद का उल्लेख है 8th लाइन में, जहाँ पर ये बताया गया है कि एंड दिस इज टू बी नोटिस्ड केयरफुली, परमार वंश के जो मूल पुरुष थे, द प्रोजेनिटर ऑफ द क्लैन, उनकी ख्याति अर्बुद पर्वत के माउंट आबू के गुर्जर आज भी गाते हैं, गायंती यस्यार्बुदे. तो ये बात 11वीं सदी में कही जा रही है. सबसे पहली बात तो गुर्जर यहाँ मालवा के परमारों को नहीं कहा गया है, उन्हें अलग से परमार वंशी कह के आइडेंटिफाई कर लिया गया है. और वैसे भी ग्रंथों और शिलालेखों में सब जगह इनको मालव कहा गया है, मालव देश के होने के कारण. गुर्जर शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है तो मालवा के परमारों के लिए नहीं, बल्कि गुर्जर देश के निवासियों के लिए हुआ है. गुर्जर देश obviously includes the Mount Abu area of South Rajasthan. It has always included Mount Abu, जिसकी यहाँ बात हुई है. तो माउंट आबू हमेशा गुर्जर देश में आता था. तब 11वीं सदी में भी था जब तिलक मंजरी लिखी गई, आगे की सदियों में भी रहा कंसिस्टेंटली. और परमार मूल पुरुष जो थे, उनकी ख्याति के गीत माउंट आबू क्षेत्र के लोग गाते हैं, इसलिए उन लोगों को गुर्जर कहा गया, बिकॉज ऑफ द कंट्री दे वर लिविंग इन. सीधा साधा ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन था, जिसका उलट पुलट करके पता नहीं मन मर्जी क्या क्या कंक्लूजन निकाल के लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं. लास्टली, तिलक मंजरी पर डिटेल्ड रिसर्च करके पुस्तकें लिखने वाले संस्कृत विद्वान भी इस श्लोक के गुर्जरों को गुर्जर देश का निवासी ही बताते हैं. लेट मी शो दैट, हैव अ लुक. ओवर टू योर राइट. तो ये दिस इज फ्रॉम तिलक मंजरी ऑफ धनपाल, a critical and cultural study by Shri Sudarshan Kumar Sharma. He was a senior lecturer of Sanskrit and retired as principal of MR Government College, Punjab. So this was his book was published in 2002. ठीक है. So
यहाँ आप देख सकते हैं ही हैज आइडेंटिफाइड कौशल, कलिंग, अंग, बंग, पांचाल, मगध, सौराष्ट्र, गुर्जर, लाट, इस तरह से उन्होंने एरियाज बताए हैं कि तिलक मंजरी में कौन कौन से रीजन्स मेंशन्ड है। सो तिलक मंजरी हमने देख ली, पुष्टि कर ली कि यहाँ गुर्जर शब्द किस संदर्भ में किसके लिए उपयोग हुआ है। अब मैं आपको तिलक मंजरी से भी पहले परमारों पर लिखे गए एक और प्रामाणिक ग्रंथ की तरफ लेके जाऊंगा, सो दैट द मैटर इज सील्ड। राजा भोज से ठीक पहले के जो परमार राजा थे मालवा के, वाकपति मुंज और सिंधुराज, उनके समय, दोनों के समय दरबार में राजकवि थे पद्मगुप्त। और पद्मगुप्त जी ने लगभग 980 एडी से 1010 एडी के बीच में किसी समय एक ग्रंथ लिखा, नवसाहसांक चरित। ठीक है, नवसाहसांक चरित। तो ग्रंथ के अंदर जब वो परमार वंश की उत्पत्ति पे लिख रहे थे, तो पद्मगुप्त जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में हुए एक इंसिडेंट से शुरू करते हैं। दैट्स अ फेमस इंसिडेंट। विश्वामित्र और एक गाय का कुछ इंसिडेंट था इन्वॉल्व। आई विल नॉट गेट इनटू दैट हियर, बट दैट सेक्शन इज कॉल्ड वशिष्ठाश्रम वृत्त वर्णन। ठीक है। अच्छा, परमार जो मूल पुरुष थे, प्रोजेनेटर ऑफ द क्लैन, उनकी उत्पत्ति बताने के बाद में फिर परमार वंश पर पद्मगुप्त जी विस्तार से आगे लिखते हैं, और उस सेक्शन को उन्होंने कहा परमार वंश वर्णन। दोनों सेक्शंस स्क्रीन पर आपके सामने हैं, कंप्लीट सेक्शंस, आई हैव नॉट कट देम एनीवेयर। वंश का वर्णन हो रहा है, उसकी उत्पत्ति की बात हो रही है, कहीं भी गुर्जर शब्द का नामो निशान नहीं मिलता। कॉन्टेक्स्ट और कॉनिटेशन तो बाद की बात है। And again, this comes from the contemporary poet who had best access to the information on origin of his patrons, right? तो परमारों के गुजर होने का मिथक भी इस प्रकार से ढह जाता है। So I think that's it for the 8th part of the series. अगले अंक में इस इशू को लैंग्वेजेस के थ्रू एनालाइज करके आगे चलेंगे, और तब तक के लिए अनुमति दें। प्रणाम।